हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पिछले दशक के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में। जब मोदी जी खुद को फकीर बोलते हैं तो भारत का हर नागरिक अपने आप को उनसे रिलेट करता है। मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वन लाइनर को अपनी पॉलिटिक्स का बेस बना लिया है। लेकिन वहीं पिछले दशक के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डायलॉग के लिए नहीं जाने जाते थे। मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि माई साइलेंस इज बेटर देन 1000 आंसर्स। तो दो प्रधानमंत्री, दोनों के अलग सोचने का तरीका, अलग पॉलिटिक्स। तो आखिर किस प्रधानमंत्री के 10 साल रहे सबसे ज़्यादा बेहतर? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पर मनमोहन सिंह का पर्सनली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इस कंट्रीब्यूशन की शुरुआत उनके पीएम बनने से बहुत साल पहले ही हो गई थी, जब 1991 में इंडिया के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। दरअसल देश का फॉरेन रिजर्व तेज़ी से कम हो रहे थे। ऐसे में देश बैंकरप्सी जैसे भयानक फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की तरफ कदम बढ़ाए और उन्हें देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े बदलाव करे। उन्होंने देश का पुराना लाइसेंस राज खत्म करवा दिया। लाइसेंस राज बंद करने का मकसद बंद हुए बिजनेस करने का था। जहां किसी भी बिजनेस को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इन लाइसेंस को गवर्नमेंट से हासिल करना बहुत मुश्किल होता था। इस पॉलिसी की शुरुआत तो इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट बिजनेस को रेगुलेट कर सके, बट करप्शन और डिफ़िकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ये पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा गलत कदम साबित हुई। मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज हटाया और नए बिजनेस को इंडिया में इनवाइट किया ताकि हर कोई इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ सके। इसी के चलते इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी भी शुरू हुई, जिससे इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगी। और इन्हीं डिसीजन की वजह से मनमोहन सिंह का कांग्रेस पार्टी में कद बढ़ने लगा और आगे चलकर यही इंडिया के 2004 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पीएम बनते ही सबसे पहले देश की इकोनॉमी पर फोकस किया। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के साथ मिलकर इकोनॉमी को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। कई सारे सेक्टर्स को लिबरलाइज किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। सेल टैक्स को हटाकर वैट लगाया, जिससे टैक्स कंप्लाइजेशन कम हुए। मनमोहन सिंह के चलते इंडिया की जीडीपी ने 9% ग्रोथ किया। तभी हमारे देश की इकोनॉमी वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी। मनमोहन सिंह ने अपने टर्म में आरटीआई एक्ट की शुरुआत की, जिससे देश में करप्शन कम हो सके और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। आइए अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय इंडिया की जीडीपी 112 लाख करोड़ की थी और आज इंडिया की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए है। इस ग्रोथ में पीएम की पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। पीएम मोदी जी जानते थे कि बिजनेसेस के लिए और करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना जरूरी है। यही कारण है कि मोदी के चलते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत ग्रोथ हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखें तो मेक इन इंडिया के अंदर 2022-23 में इंडिया ने 36 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और अब तो एप्पल ने भी अपने आईफोन इंडिया में बनाना शुरू कर दिए हैं। यही इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने लगी हैं। आज इंडिया दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया की जीडीपी को 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का वादा किया है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर के टाइम को कंपेयर किया जाए तो आज देश में महंगाई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कॉमन मैन की इनकम भी बढ़ी है। कोविड में जहां दूसरे देशों की इकोनॉमी में भारी गिरावट आई, वहीं इंडिया की इकोनॉमी कंपैरेटिवली स्टेबल थी। इस पर मोदी जी की पॉलिसीज की तारीफ तो बनती ही है। नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। जहां बजट का पहले 4% खर्च होता था, वहीं अब 1.7% ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा रोड डेवलपमेंट पर खर्च होता है। और वहीं दूसरे सेक्टर में एक्सपेंडिचर घटा भी है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट।
दोनों प्राइम मिनिस्टर को अपने अपने टाइम में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सामना करना पड़ा है। 2009 में मनमोहन सिंह का एज ए प्राइम मिनिस्टर सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस समय 8.4% थी। वहीं 2014 में मोदी के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 8% रह गई, लेकिन आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के टाइम पर बेरोजगारी और महंगाई नहीं होती थी, उस समय भी महंगाई होती थी। एक्चुअली महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा कनेक्शन पॉपुलेशन से है, जिसमें हर साल वृद्धि होती जा रही है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन दोनों ही प्रधानमंत्रियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आज इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा हो चुकी है। दोनों ही प्रधानमंत्रियों को एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन से रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। अगर बात की जाए देश की एम्प्लॉयमेंट की, तो 2015-16 में पीएम के अंडर जॉब सेक्टर में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन 2017 में 4% की ग्रोथ हुई और 2018 में कम होकर 3% ही रह गई। और अगर पीएम मोदी के टाइम पीरियड को देखें तो जॉब सेक्टर में एवरेज प्रोसेस 2% की हुई है। वहीं मनमोहन के टाइम पर 2006 से 9 में जॉब सेक्टर में 3.5% और 2010 से 14 में जॉब ग्रोथ 2.6% रही थी। एग्रीकल्चर को किसी भी देश का बैकबोन माना जाता है। मनमोहन सिंह ने पावर में आते ही किसान लोन माफ किया, फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए। इस बिल के मदद से सरकार ने देश के 2/3 पॉपुलेशन को अनाज प्रोवाइड किया और जिस देश के 65% लोगों को फायदा हुआ और रूरल एरियाज के 75% लोगों को इस बिल का फायदा हुआ। वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो 50% पॉपुलेशन को इसका फायदा मिला। और अगर मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने भी एग्रीकल्चर में बहुत ग्रोथ की है, जैसे कि सोलर पैनल स्कीम, मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ, ब्लू रेवोल्यूशन, स्वीट रेवोल्यूशन की शुरुआत। 2022-23 के एग्रीकल्चर बजट में 5.6 गुना वृद्धि हुई थी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट 3 एग्रीकल्चर बिल भी लेकर आई थी, जिसमें पहला है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसमें फार्मर्स कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। वहीं दूसरे लॉ में खराब फसल की भरपाई फार्मर्स को नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह बिल वापस ले लिया गया। तो देखा जाए तो फार्मर्स को मोदी जी खुश नहीं कर पाए। फॉरेन पॉलिसी, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी उनके प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड होती है। 2009 से 2014 तक मनमोहन सिंह टेन्योर में कुछ खास फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया गया। उनकी पॉलिसीज प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल थी, लेकिन मोदी जी के टेन्योर ने वहीं फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी ग्रोथ करी है। पीएम मोदी ने प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने फॉरेन में कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि आज फॉरेनर्स इंडिया को कुछ अलग ही गंभीरता से देखते हैं। शायद तभी मोदी जी को ग्लोबल लीडर के नाम से भी जाना जाता है। मोदी सरकार के अंडर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत दमदार तरीकों से बदली है, जिसकी छाप पूरी दुनिया पर पड़ी है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, एंटी नेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट कदम उठाए गए हैं। आज देश में आतंकवादी हमले पहले से बहुत कम हुए हैं, बॉर्डर्स पर पहले से कम टेंशन है और कश्मीर में पहले से ज्यादा शांति। इस बात पर मोदी जी ने पिछली सरकार से बहुत अच्छा काम किया है। मोदी सरकार ने उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान जैसी स्कीम भी प्रोवाइड की है। एक बार और ओवरऑल ग्रोथ पर नजर डाल लेते हैं। आखिर आज और आज से 10 साल पहले में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, 2013 में भारत में 22 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था, वहीं 2023 में 46 बिलियन हो गया। पहले भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन होती थी और अब यह बढ़कर 500 बिलियन तक हो गई है। पहले भारत में रेलवे लाइन 65,000 किलोमीटर तक थी, अब इसकी क्षमता 1,28,000 किलोमीटर तक की हो गई है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स 33% था और अब यह 22.8% ही रह गया है। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी काफी ग्रोथ हुई है। तो अब आप बताइए कि आप सबको कौन सी गवर्नमेंट बेटर लगती है और आप सब किसे वोट करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।